हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सब लोगों ने थंबनेल देखा है कि समीक्षा अधिकारी यूपी के आरओ की टेस्ट सीरीज हम लगाने वाले हैं और आज से हम स्टार्ट करें। आज से हमारी पहली टेस्ट सीरीज है और आज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो ध्येय आईएएस की है, क्योंकि सबसे पहले ध्येय आईएएस ने ही अपनी नई टेस्ट सीरीज को पब्लिश किया है और बड़ी मशक्कत से मिलने के बाद मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज को वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज हमारी पहली है आरओ की प्रारंभिक परीक्षा। आपको पता है, अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन हम अपनी तैयारी को डेट आने के बाद नहीं करते हैं, पहले ही युद्ध के मैदान में जाने से पहले हम परिपक्व होने की कोशिश करते हैं, परिपक्व हो जाएं और हम अपनी तैयारी को मूर्त रूप सही दे सके। आज हमारा पहला टेस्ट है तो बाइलिंगुअल में रहने वाली है। इसकी पीडीएफ मैंने तो सिर्फ हिंदी हिंदी में डाउनलोड, मतलब इसको पीपीटी पे फॉर्मेट पे कर दिया है। बाकी अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर लेना और न्यू टेस्ट है इसको, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कर लेते हैं जूम, जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख सके अच्छे से। तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस का आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में एक चीज और भी है कि हमारा ऐप आ चुका है, नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से ऐप डाउनलोड करके खुद से ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट दे सकते हो। वो भी 230 प्लस टेस्ट है, तो ऑनलाइन माध्यम से खुद से दे लो, क्योंकि एग्जाम अभी है बहुत दूर, क्योंकि अभी डेट आई नहीं है। संभवतः कुंभ मेला के बाद ही आएगा एग्जाम, संभवतः मार्च के समथिंग, है ना, मार्च के फर्स्ट वीक के समथिंग आएगा, तभी एग्जाम होगा। तो जब तक आप लोग टेस्ट भी दे सकते हो, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लोग खुद से भी दो, वीडियो भी देखो, है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट आप नट लर्निंग ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप को डाउनलोड करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वहां पर है, आप डाउनलोड कर लेना और वहां पर आप दे सकते हो विद पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद। ठीक है, तो वहां पर आपको पूरा वही पैसिफिक मजा मिलेगा, वही आनंद महसूस होगा जो आपको रियल एग्जाम में होता है। बस आपको अपने टाइम को उस हिसाब से करना है कॉर्पोरेट, कि जिस तरीके से आप सभी चीजें कर सके। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, समय को व्यर्थ ना करते हुए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। दो क्वेश्चन। पहला है कि कथा वस्तु बौद्ध धर्म की महायान शाखा का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं लाइट, जिससे कि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पहला है कथा वस्तु बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। दूसरा कहता है, इस ग्रंथ में बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। तो ये सही है, क्योंकि जो ग्रंथ है कथा वस्तु, इसमें कहा गया है कि बुद्ध के जीवन की बहुत सारी अनेक कथानक चीजें यहाँ पर वर्णित की गई। तो केवल दूसरा सही है। तो यहाँ पर जो कथा वस्तु गलत मैंने बोला है ऊपर वाला, तो क्यों गलत है? क्योंकि यह हीनयान लिखा है ना, हीनयान ना होकर अगर आप, सॉरी, महायान लिखा है, महायान ना होकर अगर आप हीनयान लगा लो, हीनयान शाखा से संबंधित है, तो फिर ये सही हो जाता है, क्योंकि जो कथा वस्तु बौद्ध धर्म की है वो हीनयान शाखा का प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, तो यहां पर आप अब दोनों टिक लगा सकते हो सही, क्योंकि पहला और दूसरा आप सही हो चुका है। महायान शाखा से नहीं है, हीनयान शाखा से संबंधित है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो यहां पर पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है। पहला है कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो ये तो भैया क्या है आपका, ये सही है, क्योंकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। ये भी बात ठीक है। आर्य समाज जो था वो मातृ प्रधान था। क्या आर्य समाज मातृ प्रधान था? ऐसा तो नहीं लगता है। आर्य समाज कैसा था? आर्य समाज भैया पितृ प्रधान था। कैसा था? आर्य समाज पितृ प्रधान था। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आपका गलत, तो मतलब यही सही है। और आर्यों का प्रिय पशु कैसा था? घोड़ा था। तो ये भी बात ठीक है। तो ए, बी और डी आपके सही है, सी वाला असत्य है, तो मतलब कि वो सही मातृ प्रधान न होकर पितृ समाज था। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेख से यह ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ को किया था। पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र, उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। लेकिन ऐसे कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? आप कहोगे अयोध्या लेख से प्राप्त होता है। कौन से? अयोध्या लेख से प्राप्त होता है। और अगर बात पूछी जाए कि भैया पुष्यमित्र शुंग के पहले कौन सा शासन था, तो आप कहोगे मोर वंश था। कौन सा था? मोर वंश था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से कौन एक महान कूटनीतिज्ञ है। इन सभी, ये जो नवरत्न दिख रहे हैं, बरुचि हुआ, शंकु हुआ, घटक पर्व हुआ, घपटक हुआ या घटक पर्व हुआ, छपड़क हुआ, तो ये सभी नवरत्नों में थे। लेकिन महान कूटनीतिज्ञ की बात कर रहा है, कौन सा था? विक्रमादित्य द्वितीय के। तो आप बोलोगे कौन था? आप कहोगे जो घटक पर्व है वह महान कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर अभिकथन है, कारण और
अभिकथन, ठीक है। अभिकथन ये कहता है कि गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक की प्रकृति संघात्मक थी। गुप्त साम्राज्य की जो प्रशासन की प्रकृति थी वह संघात्मक थी। क्या ये सही है? ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, संघात्मक ही थी। कारण है कि गुप्त राजा अनेक छोटे राजाओं का राजा होता था। ये भी बात ठीक है। तो आप ए पे टिक लगाओगे, ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। छठवां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो भैया बहुत मेहनत से वीडियो बनती है ना, तो प्लीज मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, इतना बस रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, कर लिया करो। 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है, 20 से 30 सेकंड लगते हैं, कर लिया करो, है ना। और ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, ऐप से आप खुद से ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज दे सकते हो, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी सही दिशा में सही चीजों को आप कर सको। क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो राणा जो कुंभा थे उन्होंने चित्तौड़ में क्या करवाया था? कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है, करवाया था। इसका निर्माण उसने मेवाड़ विजय की स्मृति में करवाया था। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसने मेवाड़ विजय की स्मृति में नहीं करवाया था। तो फिर किसकी स्मृति में करवाया था? बताइए किसकी स्मृति में करवाया था? आप मुझे कमेंट करके बताओ किसकी स्मृति में करवाया था। आपका ए ऑप्शन सही है, केवल एक आपका सही है, ये आपका सही है, ठीक है। मेवाड़ विजय की स्मृति में तो नहीं करवाया था। आप मुझे कमेंट करके बताइए किसकी स्मृति में करवाया था। रायचूर दोआब के निम्नलिखित में से किन किन साम्राज्यों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? रायचूर जो दोआब का संघर्ष हुआ था उसमें बात कर रहा है किन किन साम्राज्यों के बीच में हुआ था। आप कहोगे विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच में हुआ था। अगर यही बात करें कि विजयनगर की स्थापना और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। देखो मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आप पूर्ण रूपेण तैयारी कर चुके हो, तो आप भी कुछ क्वेश्चन के आंसर जब कमेंट में देते हो तो आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ता है। तो जब दिमाग चलता है ना तो 2 चीजें और एक्स्ट्रा ध्यान आती है, इसीलिए मैं आपसे कमेंट करने के लिए बोलता हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस नगर का गरुड़ स्तंभ निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो बेस नगर का गरुड़ स्तंभ है, लेकिन मैं पूछ रहा है किससे संबंधित? तो है भागवत धर्म से संबंधित। किससे? भागवत धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस एक महाजनपद की 2 राजधानियां नहीं थी? इन चारों में से एक ऐसा महाजनपद रहा है जिसकी राजधानी 2 नहीं थी। तो कौन सा था? मत्स्य की राजधानी केवल एक थी। और मत्स्य की अगर बात करें हम, राजधानी तो एक ही थी, लेकिन अवंती, पांचाल और कौशल की राजधानी 2-2 हुआ करी है। कितनी? 2-2 हुई है। जबकि मत्स्य की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर थी। कौन सी? विराटनगर थी। तो ध्यान रखिएगा दोनों की 2-2 थी। निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के समय उनके साथ था? एक सूफी संत था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई, मृत्यु के समय में उनके साथ था। तो कौन सा व्यक्ति था? आप बोलोगे शेख नासरुद्दीन चिराग दहलवी थे। कौन? शेख नसरुद्दीन चिराग दहलवी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के साथ में थे। जो है बहुत मोहम्मद, और ये जो शेख नासरुद्दीन चिराग दहली थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उत्तर भारत में अंतिम महान चिश्ती हुआ है संत थे, ये भी ठीक है, ठीक है। अकबर के द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित सोने के सिक्कों में कौन सबसे बड़ा सोने का सिक्का है? तो अकबर ने बहुत सारे सिक्के जारी किए थे, लेकिन उनमें से बहुत बड़ा सिक्का एक कौन सा सिक्का था? तो आप बोलोगे संशय नाम का। कौन सा था? संसब नाम का एक सिक्का था, वह अकबर के शासनकाल का सबसे बड़ा सिक्का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में अभिकथन और कारण है। देख लेते हैं अभिकथन और कारण क्या कहता है। अभिकथन कहता है कि हुमायूं का पहला सैनिक अभियान कालिंजर के विरुद्ध था। बिल्कुल बात ठीक है। कारण क्या था? कि कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को अफगानों के प्रति सहानुभूति मिली हुई थी, ये भी ठीक है। तो आप ए पे टिक लगाओगे, क्योंकि पहला और दूसरा दोनों ही आपके यहाँ पर सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर कालक्रम में एक व्यवस्थित कीजिए। इनको एक कालक्रम में लगाना है और सबसे पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से इनको एक क्रम में लगाना। देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अब इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? क्या आप बता सकते हो? बताइए, क्या आप बता सकते हो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में हुई थी। ध्यान कहां पर? 1905 में। कहां पर हुई थी? लंदन में की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या की गई थी। अब कब की गई थी? तो यह इन्होंने 1909 में की थी। कब की थी? 1909 में। कहां पर की थी? लंदन में ही की थी। उसके बाद बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना की गई। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको ध्यान होगा सोहन सिंह भाखड़ा के द्वारा
1913 में की गई थी। फिर उसके बाद ऊधम सिंह के द्वारा माइकल ओ डायर की हत्या कर दी गई थी। कब कर दी गई थी? तब इन्होंने जो हत्या है वो 1940 में की थी। तो इस तरीके से आप देखोगे तो तीसरे नंबर पे पहला, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। तो यहां पर 3 2 1 4 सी पे टिक आप लोग लगाओगे। देखो हर चीज बता रहा हूं, पूरा डिटेल से बता रहा हूं, है ना, जिससे कि आप लोग हर चीज समझ सको। नेक्स्ट है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता जो 1883 का निर्माण है, निम्नलिखित में से किस आयोग के द्वारा किया गया था? भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण, है ना, और किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो यह ऑप्शन आ जाएगा स्ट्रेची आयोग। क्या है? स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अहमदाबाद अधिवेशन के बारे में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.सी. दास ने की थी। ये गलत है, आर.सी. दास ने नहीं की थी। तो किसने की थी बताइए? तो किसने की थी? आप लोग बताओगे कि मैं बताऊं? इसकी जो अध्यक्षता है हकीम अजमल खान ने की थी। किसने? हकीम अजमल खान के द्वारा की गई थी, क्योंकि उस समय तो जो आर.सी. दास थे वह तो जेल में थे, है ना। दूसरा कथन कहता है कि इस अधिवेशन में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पहली बार उठाई थी। तो ये कथन आपका कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो आप बी पे टिक लगा दोगे, क्योंकि दूसरा वाला कथन आपका बिल्कुल यहां पर सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक ने अल नदवाह का प्रकाशन किया है। तो अल नदवाह का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है? आप बोलोगे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी के द्वारा अल नदवाह का प्रकाशन किया गया है। चलिए सूची 1 है, सूची 2 है, इनको मिलाना है। कौन सा आंदोलन कहां पर हुआ है, मिला लेते हैं। अगर हम बात करें बिजौलिया आंदोलन, तो यह कहां पर हुआ है? भैया राजस्थान में हुआ है। एका आंदोलन की बात की जाए कहां हुआ है? तो एका आंदोलन अवध क्षेत्र में हुआ है। तेभागा आंदोलन की बात करें तो बंगाल में हुआ है। और बाकस्त किसान संघर्ष की बात करें तो ये बिहार में हुआ है। तो हालांकि मैंने मिला दी है, अगर ऑप्शन में बात करो तो सी वाला आपका ऑप्शन सही है, बाकी आप लोग ने याद कर ही लिया। निम्नलिखित में से किस एक क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं हुई थी? तो इन चारों में एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो काकोरी षड्यंत्र केस था। वो काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था, है ना। और यहां पर जो फांसी की सजा से बच गए थे, या मान लो कि नहीं हुई थी, बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी, जबकि रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों से सम्मिलित नहीं था? नेहरू रिपोर्ट जब आई थी, कब आई थी? 28 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 28 अगस्त 1928 को आई थी। लेकिन इस रिपोर्ट से एक व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो यहां पर क्या थे? सम्मिलित नहीं थी। कौन सी सम्मिलित नहीं थी? आप बोलोगे पूर्ण स्वराज्य का जो सम्मिलित था वो नहीं था। क्या था? पूर्ण स्वराज्य सम्मिलित यहां पर नहीं था, जबकि डोमिनियन स्टेटस, मूल अधिकार और भारत एक संघ होना चाहिए, ये सभी चीजें नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको यह भी याद होना चाहिए, मोतीलाल, किसने? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट की जो अध्यक्षता है वो की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से कौन सा प्रावधान राजनीतिक समता को सुनिश्चित करता है? तो भैया कह रहा है कि मौलिक अधिकारों में से कौन सा प्रावधान है राजनीतिक समता को क्या करता है? राजनीतिक समता सुनिश्चित करता है। तो आप बोलोगे वयस्क मताधिकार। कौन सा है? वयस्क मतदान है, जो राजनीतिक समता, राजनीतिक समानता को क्या करता है? वह सुनिश्चित करता है। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। यह वर्णित कौन से अनुच्छेद में है? यह वर्णन आप कहोगे अनुच्छेद 160 में कहा गया है। आर्टिकल 160 में कहा गया है कि राष्ट्रपति आकस्मिक एवं असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन पर उपबंध कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तीसरे में समवर्ती सूची में शामिल है? तो इन चारों में से समवर्ती सूची में शामिल क्या है? आप कहोगे दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। कहां पर है? समवर्ती सूची में। जबकि तीनों पुलिस, कारागार और लोक व्यवस्था की बात करें तो राज्य सूची के विषय है। कैसे? राज्य सूची के विषय है। दंड प्रक्रिया समवर्ती सूची में है। चलिए नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इनमें से आपको सत्य बताना है कौन सा है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल बात ठीक है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो राज्यसभा में नहीं आता है, केवल लोकसभा में आता है।
यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के साथ असहमत तो वो भी अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट दे सकेंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल आप पहले वाले पे ही टिक लगाओगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां पर वो वोट नहीं दे सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यदि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाए तो यह उद्घोषणा पुनर्गठित लोकसभा की प्रथम बैठक के कितने दिनों तक प्रभावी रह सकती है। मान लो वित्तीय आपातकाल लग गया है और लोकसभा का क्या हो गया, विघटन हो गया है, विघटित हो गई है, और घोषणा तो कर दी गई और घोषणा राज्यसभा से पास हो गई, लेकिन लोकसभा का जब बैठक हो गई, पुनर्गठन हो गया लोकसभा का, तो प्रथम बैठक हो गई, तो प्रथम बैठक के कितने दिन के बाद तक यह प्रभावी रहेगी, लेकिन उसके बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगी। तो कितने दिन है, आप बोलोगे 30 दिनों, एक महीने मतलब 30 दिन, एक महीना छोड़ो, 30 दिनों तक प्रभावी रहती है। 30 दिन के अंदर उसको क्या करना होता है, घोषणा करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 बी मतलब खा में निम्नलिखित राज्यों में किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो आर्टिकल 371 जो बी है वह किस राज्य के लिए बोलता है, वह बोलता है असम के लिए। किस राज्य के लिए, असम के लिए बोलता है। आर्टिकल 370 बी कहता है कि असम राज्य के बारे में विशेष उपबंध। पंच दोआब निम्नलिखित में से किस एक विशिष्ट लक्षण है। बात कर रहा है जो पंच दोआब है ना, जो 5 नदियों का या कह सकते हो पंच दोआब है, वह किस एक की विशेषता है। आप बोलोगे पंजाब हरियाणा मैदान की विशेषता है। किसकी, पंजाब हरियाणा मैदान की विशेषता है। मुख्य तौर पर यह बांगर से निर्मित है और यह विशिष्ट लक्षण पंच दोआब, ये मतलब कि विष्णु दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब और चाज, यह सभी मिलकर पंच दोआब का निर्माण यहां पर करते हैं। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उनकी उत्तर से दक्षिण अवस्थिति का सही क्रम लिखिए। मतलब कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। देखो मैंने थंबनेल में ऑलरेडी लिख रखा है मिक्स क्वेश्चन, क्यों रखे हैं, क्योंकि ध्येय वालों ने इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस और करंट अफेयर सभी को मिलता जुलता रूप बनाया हुआ है, इसलिए खैर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की ओर अवस्थिति का क्रम बताना है, बता लेते हैं। तो सबसे पहले जो आएगी वो कौन सी आएगी, वो नल्ला मलाई आएगी। सबसे उत्तर में कौन सी है, नल्ला मलाई है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आएगी, पालकोंडा आएगी, ये उसके बाद हो जाएगी। तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी। फिर उसके बाद बात की जाए तो कौन सी आएगी, जावेदी आएगी। ठीक है, उसके बाद अन्नामलाई सबसे साउथ में है तो ये चौथे नंबर पर आएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर जो आपका ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, दूसरा, चौथा, फिर पहला और तीसरा, नल्लामलाई, पालकोंडा, जावेदी और अन्नामलाई। इसके बीच अगर बात करें जावेदी और अन्नामलाई के बीच में भी एक श्रेणी आएगी जिसको हम बोलते हैं शेवराय। क्या कहते हैं, शेवराय कहते हैं। तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक जलप्रपात है और नदी है। मतलब कि कौन सा जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, बात कर रहा है। अमृत धारा की बात करें तो हसदेव नदी पर है। ठीक है, डुडुमा जलप्रपात की बात करें तो मचकुंड नदी पर, ये भी ठीक है। गोकक जलप्रपात की बात करें तो घाट प्रभा पर है और दूध सागर की बात करें तो मांडवी नदी पर है। तो एक तरीके से देखो आप चारों के चारों मिले हैं तो आप ई पे टिक लगा दोगे। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है कौन सा है। क्षेत्रफल में कह रहा है, जनसंख्या में नहीं, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में द्वीप कौन सा है बात कर रहा है। तो आप बोलोगे कि भैया मध्य अंडमान है। कौन सा है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद उत्तरी अंडमान आएगा, फिर उसके बाद आपका ग्रेट निकोबार आएगा और सबसे छोटा दक्षिणी अंडमान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरफ कोयला क्षेत्र है और राज्य मतलब कि कौन सा कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। उमरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में उमरिया। अगर हम बात करें तंदूर की, तंदूर तेलंगाना में है। लाल मटिया की बात की जाए तो झारखंड में है। और अगर हम रणजीत घाटी की बात करें तो सिक्किम में है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आते हैं तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेन्ना कोट्टा गैप। ये सेन्ना जो कोट्टा गैप है वो अवस्थित है। सेन्ना कोट्टा गैप कहाँ अवस्थित है, आप बोलोगे इलायची पहाड़ी पर अवस्थित है। कहां पर, इलायची की जो पहाड़ी है वहां पर अवस्थित है। अगर हम स्थिति थोड़ा सा देखें तो तिरुवनंतपुरम केरल में और तमिलनाडु मदुरई को यह जोड़ता है सेन्ना कोट्टा का, इसको केरल और तमिलनाडु। और अगर हम स्थिति की बात करें तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है सेन्ना कोट्टा गैप और इलायची की पहाड़ियों पर यह स्थित है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्या ये सही है, देख लेते हैं। भैया ये तो वैसे गलत लग रहा है क्योंकि ज्यादातर जो नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। खैर कारण क्या है कि प्रदेश का जो उत्तरी और पश्चिमी भाग है ऊंचा है और हिमालय पर्याप्त जल का स्रोत है, ये सही है। तो आप कहोगे डी वाले पे, बी ए गलत है और आर आपका सही है। ठीक है, और अधिकांश नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती है।
प्रमुख मेले और स्थान, मतलब कि कौन सा मेला कहाँ लगता है इसकी बात कर रहा है। रामनगरिया का मेला की बात करें तो कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद में लगता है। कालिंजर का मेला की बात करें तो बाना में लगता है। ध्रुपद का मेला की बात करें तो वाराणसी में लगता है। और ददरी के मेला आपका बलिया में लगता है। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा बी, क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए हैं नहीं है। भारत की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, भैया कह रहा है कि भारत की ऊर्जा राजधानी, मतलब कि भैया एनर्जी कैपिटल किसे कहा जाता है। आप बोलोगे किसको कहा जाता है, आप कहोगे सोनभद्र को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो कई सारे राज्यों से सीमाओं को साझा करता है, जैसे कि मध्य प्रदेश से भी करता है, और किससे करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, और झारखंड से करता है, और बिहार से करता है। 4 राज्यों से सोनभद्र की सीमा साझा होती है। एक ऐसा उत्तर प्रदेश का एक ऐसा और एक राज्य है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, आप मुझे कमेंट करके वो बताइएगा। उसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का आंसर बताइए। आप बता लेते हैं। मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में लाल मृदा पाई जाती है, क्या ये सही है, बिल्कुल बात ठीक है। जो मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली वाला जो एरिया है वहां पर रेड सॉइल ही पाई जाती है। लाल मृदा में जो दलहन की खेती है वह अच्छी थोड़ी बहुत मात्रा में की जाती है, तो आप ए पे टिक लगाओगे क्योंकि दोनों ऑप्शन आपके सही है। जो रेड जो आपकी सॉइल होती है उसमें दलहन की खेती बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, क्योंकि लाल मृदा में क्या होता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव तत्वों की कमी होती है, जबकि लौह जो अंश होते हैं वो अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दलहन और तिलहन की जो खेती है वो बढ़िया मात्रा में की जाती है। तो 35 क्वेश्चन मैंने आज यहाँ पे निपटा लिए हैं, बाकी 35 क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धीरे धीरे करके हम बढ़ाएंगे, अभी 35, फिर 50, फिर 100, फिर पूरी फुल टेस्ट की। तो इस तरीके से आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके टेस्ट जरूर लगा लेना, मैंने आपसे बोला है। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप पर आप लोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो आज ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।